भुवस्वात् तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सब जुड़ चुके हो, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस क्लास में और बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्लास होने जा रही है। सभी लोग क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना और ऐसा भाई साहब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक जो भाई साहब आज तक तुम लोग कहीं भी नहीं पढ़ रहे हो, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो और जहां पर कम मेहनत में आप नंबर अपने पक्के कर सकते हो, वो कल हमने आपको पूरा डिस्कस किया ही था। तो सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है। लाइन कह रही है बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए तो जय हिंद बच्चे, जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और बहुत सारा प्यार आप सबको। तो साथियों शुरू करते क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे लूसेंट त्रिशूल बैच से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा रिकॉर्डेड इसमें पूरी फुल जीएस है, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ सारे सब्जेक्ट हैं और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये प्राइस जो आपको यहाँ पे काट देना है, कूपन कोड लगा लेना है RAM20। क्या लगा लोगे? RAM20। ठीक है, और सबसे खास बात, जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है वो है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। क्या नाम है? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। बच्चे ये कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप और कॉलिंग। अब बच्चे मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आज आपका टॉपिक क्या है? मैंने कहा था कुछ अलग करेंगे, कुछ धमाकेदार करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि भाई साहब तुमको मजा आ जाएगा। तो साथियों आज आपका टॉपिक दिख रहा होगा अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले तो आप गांठ बांध लो, क्लास डेली कितने बजे चलेगी? रोज शाम 7 बजे को। रोज शाम 7 बजे आपको जुड़ना है और जबरदस्त तरीके से मजे लेने हैं। ठीक है, चलो तो अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत करते हैं। तो क्या किसी बच्चे को यह पता है कि सबसे पहले बात तो स्पेस, अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेस। तुमने अंतरिक्ष का नाम तो बहुत सुना होगा, कभी अंतरिक्ष के बारे में जाने हो अंतरिक्ष कहते किसे हैं? ठीक है, अंतरिक्ष कैसे कहते किसे हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हो जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है, वहां से बच्चे हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको स्पेस कहते हैं, उसको स्पेस कहते हैं। अब तुम कह दोगे सर जी वायुमंडल क्या है? तो बहुत अच्छे से समझ लेना, जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, मतलब स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। लेकिन अभी बहुत अच्छे से समझ लेना, तुम्हारे दिमाग में चल गया कि वायुमंडल क्या है। बच्चे अंतरिक्ष से रिलेटेड ही सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो यह जान लो वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, तो वायुमंडल बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो पृथ्वी का जो आप ये सब सांस ले रहे हो, एक प्रकार से गैसों का आवरण, जहां पे खुले में हम लोग सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं हवा का, तो वो सब को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अच्छा, आप भी उन्नाव से हैं, बहुत बहुत बधाई, आप सब उन्नाव से हैं। ठीक है, तो वायुमंडल को अगर मैं सबसे पहले तो बताऊं कि वायुमंडल को बच्चे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप सब कह सकते हो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्लियर है? क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। किसको बोलते हैं बच्चे? वायुमंडल को। तो एक प्रकार से कह सकते हो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल एक प्रकार से कह सकते हो गैसें, जो पृथ्वी के चारों तरफ गैसें फैली हैं, वो वायुमंडल कहलाता। अब यहां पे सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? तो बच्चे वायुमंडल में जो गैसों का यह आवरण है ना, क्या है? वायुमंडल एक प्रकार से गैसों का आवरण है। बच्चे पेपर में सबसे पहला सवाल आ जाता है कि वायुमंडल में बच्चे कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो बहुत ध्यान से रखना है, परसेंटेज तो रिकॉर्ड तोड़ पूछता है, ये मान लेना। अब गैसों का आवरण है तो सबसे पहला पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि सबसे कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं।
बच्चे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाएगी उसका नाम है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परसेंटेज याद कर लेना 78.03%। तो 78.3% बच्चे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, और पर दशमलव के बाद जो वैल्यू लिखी है हमने 03 वाली, रिकॉर्ड तोड़ पूछी जाती है। दूसरी बात बच्चे, सब लोग बताते हैं कि 78%, लेकिन 78.03, और नाइट्रोजन के बाद बच्चे दूसरे नंबर पे जो गैस आप याद कर लेना उसका नाम है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होती है बच्चे वो दूसरे नंबर पे पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन 21% नहीं पाई जाती है। पेपर में जो सवाल आता है तो याद कर लेना 20.93%, 20.93% बच्चे पाई जाती है क्या, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी भाई, कह सकते हो ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, तीसरे नंबर पे जो आपको यहां देखने को मिलेगी उसका नाम है आर्गन, और ये तो भाई साहब पेपर में रिकॉर्ड तोड़ पूछता है, आर्गन कितने परसेंट। तो आप कह सकते हो आर्गन जो पाई जाती है 0.93%। ये आपके वन लाइनर प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, क्योंकि वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए गैसों का आवरण है, जिसमें हम लोग खुले हवा में सांस ले रहे हैं, हवा का यूज कर रहे हैं। तो बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो इसमें सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.93%, और तीसरे नंबर पे आती है आर्गन 0.93। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और लेकिन यहीं पे सवाल तुरंत छपता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट, मतलब CO2। तो CO2 याद कर लेना 0.03%। तो इस प्रकार बच्चे आपको पता चल गया, ये चार गैसों का हमने परसेंटेज मतलब डाटा इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे यहां से सवाल तो 100% पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक प्रकार ये आपको पता चल गया कि वायुमंडल में जो गैसों का आवरण है, एक प्रकार से गैसें जो पाई जाती हैं वो परसेंटेज कितना किसका है, सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन की। बच्चे कितने परसेंट, 78.03%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे आर्गन, चौथे नंबर पे CO2। और सबसे खास बात, पेपर में प्रश्न क्या बनेगा, बहुत ध्यान समझ लेना। जो आर्गन है ना बच्चे, आर्गन एक प्रकार से कह सकते हो ये एक प्रकार से कैसी गैस है बच्चे, इसको आप कह सकते हो उत्कृष्ट समूह। कैसा समूह कहोगे, उत्कृष्ट समूह। चाहे उत्कृष्ट समूह बोलो, चाहे शून्य समूह बोलो, चाहे शून्य समूह बोलो, चाहे उत्कृष्ट समूह बोलो, चाहे शून्य समूह बोलो। कहने का मतलब है बच्चे ये पीरियोडिक टेबल में 18 वाले जो वर्ग 18 था उसकी गैसें हैं आर्गन, जिनके लास्ट में कोई भी संयोजकता नहीं बचती है। तो इस प्रकार कह सकते हो आर्गन शून्य समूह और एक प्रकार से उत्कृष्ट गैसें में आती है। तो इसीलिए पेपर में बच्चे इन्हीं गैसों को हम लोग अक्री गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्री गैस। और इंग्लिश की अगर बात कर ले तो बच्चे अक्री गैस को आप कह सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कहते हैं किसको, आर्गन को। तो तुमसे सवाल आ जाएगा कि वायुमंडल में कौन सी एक अक्री गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बच्चे आप सब बता सकते हो अक्री गैसों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जिसका नाम है आर्गन, क्योंकि आर्गन बच्चे अक्री गैसों में सबसे ज्यादा है। लेकिन तुमसे सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है 78.03%। लेकिन सबसे ज्यादा अक्री गैस कौन सी पाई जाती है, तो आर्गन है। कितने परसेंट है, 0.93% है अक्री गैस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आर्गन। अब बच्चे जितनी भी एक प्रकार से अक्री गैसें टोटल 6 हैं। कितनी, 6। अब बात बहुत बढ़िया पेपर बनता है। क्या बनता है सवाल, तो मैं बताता हूं। सवाल यह बनता है कि 6 अक्री गैसें जो हैं, उन अक्री गैसों 6 अक्री गैसों में कौन सी एक अक्री गैस है जो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो बच्चे लिख लेना, पेपर में सवाल वो छापना जो पेपर में पूछा जाता है। तो याद कर लेना, यहां पे लिख लेना अक्री गैसों में, अक्री गैसों में, अक्री गैसों में रेडान बिल्कुल नहीं पाई जाती। रेडान बिल्कुल नहीं पाई जाती, रेडान बिल्कुल नहीं
पाई जाती। तो इससे सवाल आपको पता चल गया कौन सी गैस है अक्रिय गैसों में जो बच्चे पाई ही नहीं जाती। एक चिल्ली तिनको नहीं पाई जाती, मतलब कह सकते हो पॉइंट 1% भी भाई साहब नहीं पाई जाती। तो कह सकते हो कौन सी ऐसी अक्रिय गैसों में गैस है जो बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वो रेडान है। और अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी है, आर्गन। और बाकी जो बीच की हैं भाई साहब सब भूल जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बीज का आपको कोई आवश्यकता नहीं है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। केवल इतना याद कर लेना अक्रिय गैसों में सबसे बिल्कुल नहीं पाई जाती है रेडान, और कौन सी पाई जाती है वो है आर्गन सबसे ज्यादा। क्लियर हो गई बात? तो बच्चे एक बार फटाक से सब लोग लाइक और शेयर कर देना। इतना वायुमंडल का एक प्रकार से कह सकते हो, ये वायुमंडल को इसको बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन, कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल का संगठक, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। ठीक है, चलो बिल्कुल। तो इतनी बात आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फटाक से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई बिल्कुल क्लियर हो गया? हर एक चीज क्लियर कर दी। यहां से अभी बात करने जा रहे हैं उससे भी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन देखो, हमें पढ़ना क्या है? अंतरिक्ष। लेकिन अंतरिक्ष जानो तो क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान में जानो तो अंतरिक्ष है क्या, उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं। बच्चे सबसे पहले हमने जानना जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती। अरे मैंने रटवा दिया, लेकिन तुम्हें कुछ पता चला, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैसों का संगठन है, सबसे ज्यादा कह सकते हो कौन सी है, नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो आर्गन है, जो बच्चे तीसरे नंबर पे कवर करता है वायुमंडल में, तीसरे नंबर पे कवर करता है। ठीक, रवि कुमार कह रहे हैं वॉइस कमारा, केवल भाई साहब तुम्ही को वॉइस कमारा। ठीक है, कुंदन कुमार पुलिस लवर कह रहे हैं भाई लोग क्या रिकॉर्डेड क्लास है क्या भाई साहब, मैं यहाँ पे डांस करके दिखाऊं तब मानोगे कि मैंने डांस शब्द बोला, मैं डांस कर रहा हूँ। अरे भाई पढ़ने से मतलब रखते हो कि रिकॉर्डेड लाइव से मतलब रखते हो? अरे भाई अगर मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मशगूल हूँ पढ़ाने में, तब भी तुम लोग लांछन लगा देते हो कि रिकॉर्डेड क्लास है। और मैंने कहा कि लाइक शेयर कर दो, तो लाइक शेयर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमारी उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस पढ़ने, बस तुमको ये लगता है कोई ना कोई कमी निकाली जाए। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से एक चीज और बता दे तुमको। ठीक है, हाँ तो यहां पे लिख लेना आप सब एक जबरदस्त तरीके से, वायुमंडल की परतें, जो पेपर में प्रश्न आता है। वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बच्चे जब वायुमंडल की परतों की बात आएगी तो आप सब लपेट के बता देना, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी नीचे है और ये ऊपर पूरा जितना गैसों का आवरण है, ये पूरा गैसों का आवरण है, वो सब क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल लेयर में बटा है। तो पृथ्वी से जब ऊपर आप चलोगे तो ये बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कह सकते हो। ठीक है, अब बात आती है ट्रोपोस्फेयर बच्चे पृथ्वी से कहां तक का फैला है? तो पृथ्वी मतलब एक प्रकार से धरातल, पृथ्वी का मतलब है एक प्रकार से धरातल। तो आप कह सकते हो ये 0 किलोमीटर से बच्चे ऊपर जो है ये क्षोभ मंडल जो फैला हुआ है ना 6 किलोमीटर तक का। तो 0 से 6 के बीच का जितना भी हिस्सा है वो सब क्या है? 0 से 6 के बीच का हिस्सा क्षोभ मंडल के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं देखो 6 मिलता है और कहीं कहीं 8 मिलता है, तो आप इसको 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 0 से 8 अलग अलग किताबों में अलग अलग किलोमीटर छपे हैं, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्षोभ मंडल से जब ऊपर आप बढ़ोगे तो बच्चे आपको एक मंडल मिलेगा जिसका नाम है समताप मंडल। क्या मिलेगा? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और बच्चे सबसे खास बात, अब बात आती है समताप मंडल का विस्तार बच्चे कहां से कहां तक है। ठीक, तो आप कह सकते हो बच्चे बहुत अच्छे से कि पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर। जब पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर मतलब ये 0 है, 0 से यहां तक का कितना? 20।
0 से 20 किलोमीटर। अगर कहने का मतलब है कहा जाएगा क्षोभ मंडल से कितने ऊपर जाए तो समताप मंडल मिल जाएगा, तो कह सकते हो क्षोभ मंडल से अगर 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर 12 किलोमीटर तक अगर तुम मंडराते रहोगे तो बच्चे वो पूरा का पूरा समताप मंडल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, क्या समझोगे, इसके ऊपर जो मंडल आता है तीसरा मंडल, उसका नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। और जो आयन मंडल है बच्चे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर बच्चे जो होता है ना, वो याद कर लेना, वो 60 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पता काउंटिंग कहां से होती है? पृथ्वी से लेकर बच्चे ऊपर आयन मंडल तक का, तो टोटल 60 किलोमीटर तक का है। तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, सॉरी, आयन मंडल मैंने बता दी बच्चे, ये होगा मध्य मंडल। क्या होगा? मध्य मंडल। मध्य के ऊपर होगा आयन। ठीक है, और बच्चे इसको आप याद कर सकते हो, क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, क्लियर है? अब बच्चे जब मध्य के ऊपर आप बढ़ोगे तब यहां पर आपको मिलेगा आयन मंडल। और आयन मंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। और आयन मंडल बच्चे कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो आप सब कह सकते हो आयन मंडल जो फैला है 640 किलोमीटर, 0 से लेकर 640। सबसे ऊपर आप जाओगे तो बच्चे क्या मिलेगा? बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल आप कह सकते हो इंग्लिश में एक्सोस्फीयर। और सबसे खास बात, 640 किलोमीटर के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा हुआ ना, सबका सब बहिर्मंडल कहलाता है। ठीक, तो कहने का मतलब, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत अच्छे से। अंतरिक्ष के बारे में तुमको बता रहा हूं, अंतरिक्ष के बारे में। अब बच्चे एक पेपर में सवाल आता है कि वायुमंडल में अंतरिक्ष का निर्धारण कैसे होता है? वायुमंडल में अंतरिक्ष का निर्धारण कैसे होता है? तो मैंने तो एक तुमको लाइन बता दी, एक लाइन बता दी। क्या बता दी? जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है। तो तुम्हारे दिमाग में लग रहा होगा कि वायुमंडल तो बहिर्मंडल तक फैला हुआ है, लेकिन मेरे लाल, जो अंतरिक्ष का निर्धारण हो जाता, कहां से अंतरिक्ष लगने लगता है, तो याद कर लेना, अंतरिक्ष का निर्धारण करने वाली एक रेखा का नाम याद कर लेना, जिसको हम लोग कहते हैं कारमन रेखा। क्या नाम है? कारमन रेखा। कार्बन रेखा बच्चे अंतरिक्ष का निर्धारण करती है। ठीक है, अंतरिक्ष का निर्धारण। और अंतरिक्ष का निर्धारण कैसे करती है? तो बच्चे ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी यहां पर क्या है? समुद्र भी है। तो आप कह सकते हो कि समुद्र तल से, यहां पे लिख सकते हो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर पर ये रेखा खींची गई है, जिसका नाम है कारमन रेखा। और कारमन रेखा से ही पता चलता है कि यहां पे अंतरिक्ष की शुरुआत हो गई। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद वाला एरिया, मध्य मंडल के थोड़ा सा बाद वाला एरिया, उसके बाद से चालू होता है अंतरिक्ष। क्योंकि बच्चे क्षोभ मंडल 100 किलोमीटर के अंदर आ जाते, समताप मंडल नीचे आ जाते, मध्य मंडल पूरा नीचे आ जाता। तो मध्य मंडल के जो ऊपर वाला एरिया है, एक प्रकार से कह सकते हो मध्य मंडल के बाद वाला एरिया, मध्य मंडल के बाद वाला एरिया, वही बच्चे कहलाता है, वही अंतरिक्ष का निर्धारण करता है। इस प्रकार आपको पूरा जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? जबरदस्त। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जबरदस्त है। अंतरिक्ष का निर्धारण कौन करता है? कारमन रेखा। कहां पर खींची गई है? पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर पर खींची गई है, जहां से पता चलता है कि ये यहां से अंतरिक्ष है। क्लियर होगी बात बच्चे? अब बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए ये कारमन रेखा बच्चे कहां पर होगी? ये कारमन रेखा मध्य मंडल के पास खींची होगी, मध्य मंडल के ऊपर खींची होगी। तो एक तरह से कह सकते हो मध्य मंडल के नीचे वाले जितने मध्य मंडल भी सब, ये सब क्या है? अंतरिक्ष के नीचे हैं। और इसके ऊपर बच्चे अंतरिक्ष का लाइन खींच दी गई है कि वहां से ऊपर वाला जितना एरिया है वो सब मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते बच्चे आपको सब पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करते आपको बच्चे इतनी बात पूरा समझ में आ गया। अगर तुमसे यहीं पर मैं सवाल पूछूं, मेरे बच्चे सवाल तुमसे पूछूं कि वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन।
कितने प्रतिशत है? 78.03%। वायुमंडल में दूसरी सबसे बड़ी गैस ऑक्सीजन, कितने परसेंट? 20.93%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, कितने परसेंट? 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 0.03%। वायुमंडल में सारी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, लेकिन एकमात्र अक्रिय गैस है जो नहीं पाई जाती है, वो है कौन सी? रेडान। क्लियर हो गई बात? फिर तुमसे कहा जाएगा वायुमंडल की परतें कितनी है? वायुमंडल की टोटल जो परतें हैं बच्चे, वो कितनी है? 5 हैं। कौन सी? तो आप कह सकते हो ये हम जहां पर खड़े हैं पृथ्वी से ऊपर, जैसे ये मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो कह सकते हो पृथ्वी के समीप सबसे परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, क्योंकि वायुमंडल ऊपर टंगा है, नीचे वाली परत सबसे नीचे परत। ठीक, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो जो ऊपर टंगी है, मतलब बहिर्मंडल। ठीक है, आराम से सब चीजें बता सकते हो। टोटल परतें कितनी हैं? 5। क्रम बताओ पृथ्वी से ऊपर जाते हुए, तो पृथ्वी से ऊपर जाते हुए क्रम बताना है आपको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, और इंग्लिश में भी आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे से इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चे कह रहे हैं स्टैटिक जीके पढ़ा। बच्चे ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट समझो आप, हर एक प्रश्न छपता है। अब इसको तुम चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी मान लो, इसको चाहे तुम साइंस एंड टेक मान लो, चाहे इसको स्टैटिक जीके मान लो, कुछ भी मान लो, वो तुम्हारे मानने पे है। सवाल बहुत बढ़िया छपेगा, और जब भाई साहब पेपर में आएगा ना, तब तुम याद करोगे, हाँ यार बड़े जबरदस्त तरीके से हमने इसको समझा था, और इसमें भाई साहब जबरदस्त तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अगर तुमसे यहीं पर सवाल आ जाए बच्चे, बात समझना बहुत ध्यान से। एक तुमने सुनी होगी ओजोन परत, तुमसे कहा जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो याद कर लेना ओजोन परत बच्चे समताप मंडल में पाई जाती है, याद कर लेना। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकने का काम यही करती है, यही पाई जाती है। अगर तुमसे कहा जाए जितने भी वायुयान वाले पायलट होते हैं वो लोग अपना वायुयान चलाना कहाँ, उड़ाना कहाँ पसंद करते हैं, तो आप सब बता सकते हो हवाई जहाज। जितने भी वायुयान हैं, हवाई जहाज हैं, वो सब बच्चे कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो याद कर लेना वो पायलट उड़ाना पसंद करते हैं कहाँ पर? वायुयान सारे उड़ाना पसंद करते हैं समताप मंडल पे, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। बच्चे जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाओं का मतलब है ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब की सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर आप चले जाओगे ना आपको बारिश मिलेगी, ना ठंडी मिलेगी, ना गर्मी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि बच्चे बहुत प्यारा सा सवाल है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है। वायुयान कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। और सबसे खास बात, जो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आते हैं, नेटवर्क, वो जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं ना, वो उपग्रह जाके कहां पर सेट हो जाते बच्चे? आयन मंडल। आयन मंडल में जाके वो सारे के सारे उपग्रह सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक, चलो, बहुत अच्छे से, तो उम्मीद करते बच्चे सबको समझ में आ गया। ठीक, अब एक बार बच्चे अगर मजा आया हो तो एक बार बच्चे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना बच्चे, अगर मजा आया हो तो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं, तो बच्चे अंतरिक्ष का निर्धारण कहां से होता है? कारमन रेखा से होता है, जो पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर खींची गई है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब बच्चे जब आगे देखते हैं, अब भारत में अंतरिक्ष, एक प्रकार से अंतरिक्ष से रिलेटेड बच्चे यहां पे कार्य होगा। क्या कार्य होगा तो जान लेना। सबसे पहले कार्य होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तुमको अंतरिक्ष पता चल गया। आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, अगर तुमसे कहा जाए अंतरिक्ष यात्री को बाहर देखने पर कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न होता है। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। बच्चे सबसे पहले
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का बनाई गई कि भैया कुछ इंडिया में किया जाएगा, अंतरिक्ष से रिलेटेड मामला होगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष से रिलेटेड जब मामला होगा तो बहुत अच्छे से सबसे पहला प्रश्न बनेगा भैया, क्या बनेगा कि एक ये समिति बनी, तो ये समिति जब बनी मेरे लाल, तो बात आती है ना इसका गठन किस वर्ष हुआ। तो आप सब अच्छे से बता देना सर जी, इसका गठन हुआ 1962 में। कब हुआ? 1962 में एक पहली बार भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 1962 में। बच्चे अब सिंपल सी बात है, जब कोई समिति है, कमेटी है, तो उसके बच्चे कोई हेड बनाए जाएंगे। तो इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस समिति के किसके नेतृत्व में बनी, किसके अध्यक्षता में बनी? तो आप सब कह सकते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। सब लोग जान लो, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बच्चे बनी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में बनी। क्लियर हो गई बात? अरे भाई सारे एग्जाम के लिए, ये मत कहो कि ये सर जी इस एग्जाम के लिए है, उस एग्जाम के लिए, तो भाई साहब फिर मैं चला जाऊंगा यार। दुखी मत करो यार, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, बस समझते चलो। सुन लो, ठीक, इसीलिए विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहते हैं। याद कर लेना, फादर ऑफ स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो आप सब बता सकते हो बच्चे, विक्रम साराभाई को। ठीक है, फिर इसी तरह समय बढ़ता रहा और जब शुरुआत में ये समिति बनाई गई तो बच्चे अब इस समिति का कुछ दिन बाद पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? इस समिति का कुछ दिन बाद पुनर्गठन किया गया। और जो पुनर्गठन मेरे लाल किया गया ना, वो किया गया 1969 में। और 1969 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन करके इसका नाम रख दिया गया, जिसको कहते हैं क्या? इसरो। क्या बोलते हैं? इसरो। बहुत प्यारा सा सवाल उत्पन्न हुआ, इसरो। तो कह सकते हो इसरो का गठन बच्चे कब हुआ? तो यहां पर आप तारीख भी जरा गौर फरमाइएगा बच्चे। तारीख जब भारत आजाद होता है ना, उसी वर्ष, तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया। जो 1962 में समिति बनी थी, उसी को चेंज करके बच्चे क्या बना दिया गया? आप आराम से बता सकते हो कि उसको इसरो का गठन कर दिया गया। अब यहीं पर मेरे लाल बता सकते हो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो जबरदस्त तरीके से आप बता ले जाओगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पेपर में प्रश्न आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बच्चे संगठन, इसका गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसके भाई साहब जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो सिंपल सी बात है, इसरो का गठन 1969 में कर दिया गया। अब पेपर में सवाल बहुत प्यारा बनता है कि भाई साहब जब इसरो का गठन हुआ था, जब इसरो का गठन हुआ था, और यहीं पे मेरे लाल बहुत अच्छे से याद कर लेना, अब जब ये बन गया तो भारत सरकार ने सोचा कि कोई ना कोई एक अंतरिक्ष विभाग बनाया जाए, जैसे रक्षा विभाग, विदेश विभाग, ठीक है, सारे रेल विभाग, हर विभाग बने थे। तो भारत सरकार ने सोचा के लिए कोई ना कोई विभाग बनाया जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया? 1972 में एक विभाग बनाया और इस विभाग का नाम रखा अंतरिक्ष विभाग, क्योंकि उनको पता चल गया कि भारत में इसरो का गठन हो गया है। किसके नेतृत्व में? विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। तो बच्चे 1972 में कह सकते हो एक विभाग बनाया गया और इस विभाग का नाम रखा गया अंतरिक्ष विभाग। तो तुमसे सवाल पता पेपर में क्या आया था? पेपर में सवाल एसएससी का आया था कि अंतरिक्ष जब इसरो गठित हुआ, जब इसरो का गठन हुआ, तो उस समय वो किस विभाग के अंतर्गत आता था? तो लोगों ने चटाक से मार दिया, चटाक से मार दिया। क्या मार दिया भैया? इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत बता दिया उन लोगों ने? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत बता दिया, तुरंत बता दिया, देर नहीं किया। लेकिन बात तो समझो, सवाल कहा क्या? सवाल ने कहा जब इसरो का गठन हुआ
चलो वॉइस आ गई है बच्चे? हाँ वॉइस आ गई है। चलो वॉइस आ गई है। अरे बालक सेल चला गया था तभी तो इशारा कर रहा था, मतलब इस सेल की वजह से आवाज नहीं आ पा रही थी। तो कह सकते हो बच्चे बहुत अच्छे से कि जब इसका गठन हुआ तो यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत था, लेकिन जब 1972 में अंतरिक्ष विभाग बन गया तो यह उठ के किधर आ गया? अंतरिक्ष विभाग में तब आ गया। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करते बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जबरदस्त तरीके से हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से जब इसरो बना दिया गया, अभी हम बात करेंगे पूरा अच्छे से। यहीं पर एक दो सवाल और देख लो। विक्रम सारा, एक तुमने नाम सुना है, लेकिन वो नाम अगर मैं बता दूंगा ना तो तुम शर्मा जाओगे बच्चे। शर्माने का मतलब है बच्चे विक्रम, एक तुमने मृणालिनी साराभाई का नाम सुना है, सुना है कि नहीं सुना? सच सच बताना, मृणालिनी साराभाई का नाम तुमने सुना है कि नहीं सुना? बस इतना बताओ बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सुना है मृणालिनी साराभाई का? बताओ सुना है? नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूं बच्चे, तुमने नाम सुना होगा मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का नाम पता किस कब कहां पे सुना है बच्चे? बहुत तुम लोग पढ़ते हो ना, इतना पढ़ते हो कि भूल जाते हो कौन सी चीज कहां है बच्चे। एक तुमने नाम सुना होगा कथकली और एक सुना होगा तुमने भरतनाट्यम। जब ये दो शास्त्रीय नृत्य जब तुम पढ़ते हो ना, एक पढ़ते हो कथकली और एक पढ़ते हो भरतनाट्यम, तो दिमाग बिल्कुल तरोताजा हो जाता है। तरोताजा का मतलब बच्चे समझ लो कि जब ये दोनों नाम सुनते हो तो दिमाग बिल्कुल खुल जाता है कि अरे सर जी ये तो दोनों वो हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली भी है और एक भरतनाट्यम भी। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो केरल राज्य का है और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य का है। और सर जी इन दोनों शास्त्रीय नृत्यों को डांस करती हैं कौन? मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई और कोई नहीं है, मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की भैया पत्नी है, विक्रम साराभाई की पत्नी है। तो इस प्रकार अंतरिक्ष में हमने तुमको डांस भी करा दिया, समझ सकते हो बहुत अच्छे से, है ना? तो कह सकते हो जबरदस्त तरीके से मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कथकली दो शास्त्रीय नृत्यों से है। टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। कितने हैं? 8, जिनमें कथकली और भरतनाट्यम दोनों डांस करती हैं मृणालिनी साराभाई। क्लियर है? और मृणालिनी साराभाई जो पत्नी है ना बच्चे, वो किसकी पत्नी है? विक्रम साराभाई की। अभी एक सवाल और मैं जाने नहीं दूंगा बच्चे, जब इन दोनों लोगों का विवाह हो गया उसके बाद इन लोगों से एक पुत्री का जन्म हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ और उस पुत्री का नाम है मालविका साराभाई। क्या नाम है? मालविका साराभाई। तो बच्चे क्या नाम है उसका? मालविका साराभाई। तो परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है? मालविका साराभाई। सर जी हमें पुत्री पुत्र से क्या लेना देना? लेना देना है, तुम्हें लेना देना बनाना पड़ेगा। इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि मालविका साराभाई कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। मालविका साराभाई अपनी माता जी के कदमों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कथकली भरतनाट्यम को बढ़ावा दिया। तो मालविका साराभाई जी ने एक बच्चे डांस है आंध्र प्रदेश शास्त्रीय कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तो मालविका साराभाई ने कौन से शास्त्रीय नृत्य का एक प्रकार से लोगों का मन मोहा? भाई साहब कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में अपना नाम स्थापित किया है। किसने? तो भैया नाम स्थापित किया है मालविका साराभाई ने। इस प्रकार बच्चे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो आप आसाम से बता सकते हो। अब एक बार कमेंट करके बताओ क्या आपको मालविका साराभाई? हाँ, यूपी का क्लासिकल डांस तो भाई साहब आप सबको पता है कथक है। ठीक है, कथक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आप सबको क्लियर हो गया। अब यहीं पर मैं तुमसे बात कर लेता हूं। सबसे पहले जो बच्चे कह रहे हैं ना शास्त्रीय नृत्य की, तो थोड़ा सा एक छोटा सा मनोरंजन करा देते हैं। टोटल बच्चे बहुत अच्छे से जान लेना, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। याद कर लेना। भरतनाट्यम पूछा जाता है किस राज्य का है? टीएन। टीएन मतलब तमिलनाडु का। दूसरे नंबर पे अगर
कहा जाए कथकली, कथकली। और बच्चे एक और है जिसका नाम है 3 नंबर पे यहीं पे लिख लेना, जिसको हम लोग कहते हैं मोहिनीअट्टम। और कथकली और मोहिनीअट्टम बच्चे किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आप बता सकते हो केरल के हैं। फिर बच्चे तुमसे कहा जाएगा 4 नंबर पे जिसको कहते हैं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बच्चे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप बता सकते हो एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर पे जब बच्चे तुमसे कहा जाएगा मणिपुरी, तो मणिपुरी जब तुमसे कहा जाएगा तो मणिपुरी नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, मतलब किस राज्य का है? मणिपुर का। फिर बच्चे 6 नंबर पे तुमसे कहा जाएगा ओडिसी, ओडिसी किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी आप बता सकते हो उड़ीसा का है। फिर बच्चे तुमसे कहा जाएगा 7 नंबर पे कथक, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है यूपी, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। क्या नाम है? कथक। फिर बच्चे तुमसे कहा जाएगा 8 नंबर पे, 8 नंबर पे कहा जाएगा शस्त्रिया, शस्त्रिया जब तुमसे कहा जाएगा ये है बच्चे किस राज्य का? आसाम का। इस प्रकार टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। क्लियर हो गई? 8। अगर तुमसे यहीं पे सवाल कह देता कि सबसे पुराना कौन है, ओल्ड कौन सा है? भरतनाट्यम। तुमसे कह देता सबसे नया कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? शस्त्रिया, सबसे न्यू है। फिर तुमसे कहता भरतनाट्यम का पुराना नाम बताओ, तो पुराना नाम तुम सब बता देते सादिर। फिर तुमसे कहता शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख या वर्णन बच्चे कहां पे मिलता है? तो एक पुस्तक है जिसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। क्या बोलते हैं? नाट्य शास्त्र। बच्चे पेपर में प्रश्न आएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं जिनको कहते हैं भरत मुनि। क्या कहते हैं? भरत मुनि। फिर तुमसे कहता तुमने वेद कितने पढ़े? 4। पेपर में प्रश्न आता कि नाट्य शास्त्र 5वां वेद किसे कहते हैं? तो 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहते हैं। इसी नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के ये शास्त्रीय नृत्य के उल्लेख मिलता है। बच्चे सबसे नया है शस्त्रिया। पेपर में प्रश्न आता है, अभी एसएससी जीडी में सवाल आया था, शस्त्रीय नृत्य का संबंध किस धर्म से है? तो आप बता सकते हो हिंदू धर्म से है। ठीक है, श्रीमंता नारायण बच्चे इसके जनक है, याद कर लेना। तो इस प्रकार 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य भी भाई साहब हमने लपेट दिए। ठीक है, 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य भी बता दिए। अब यहीं पे बहुत ध्यान से सुनो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे बहुत ध्यान से एक प्रश्न, ये जो शास्त्रीय नृत्य की बात आई थी हमने बता दिया। अब बात आती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका जो इसरो है ना, इसरो का बच्चे एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहां बनेगा? तो आप सबको पता होना चाहिए, इसरो का हेडक्वार्टर बच्चे बैंगलोर में बनेगा। कहां पर बनेगा? बैंगलोर में। तो क्या बैंगलोर से सवाल बनेंगे? बिल्कुल बैंगलोर से सवाल बनेंगे। तो यहां पर आप बैंगलोर लगा लेना। क्या लगा लोगे? बैंगलोर। बैंगलोर में बच्चे क्या है? तो आप सबको पहले बात पता चल गया, इसरो का हेडक्वार्टर या इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो आप सब बता सकते हो इसरो का मुख्यालय बच्चे बैंगलोर में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। यहीं पर याद कर लेना, इसरो बैंगलोर को बच्चे सिटी बगीचों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन किसे कहते हैं? बगीचों का शहर बैंगलोर को। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं किसको? बैंगलोर को। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना, सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं बैंगलोर को। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना बहुत अच्छे से कि बैंगलोर में एक प्यारा सा प्रश्न आता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर है? भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो आप सब याद कर लेना, सिलिकॉन वैली भारत की बच्चे कहां पर है? बैंगलोर में। तुमसे कहा जाएगा सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जिसको कहते हैं अर्धचालक। क्लियर है? फिर तुमसे कहा जाएगा सिलिकॉन की क्या बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। क्या बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप। बच्चे किसकी? सिलिकॉन की। तुमसे कहा जाएगा आईसी चिप के खोजकर्ता कौन है? तो आईसी चिप के बच्चे खोजकर्ता हैं जिनका नाम है जेएस किल्बी। क्या नाम है? जेएस किल्बी। तुमसे कहा जाएगा कि आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया? तो कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में किया गया आईसी चिप का बच्चे प्रयोग। तो इस प्रकार आपको पता चल गया। फिर तुमसे कहा जाएगा सिलिकॉन वैली विश्व की कहां पर है? तो आप सब बता सकते हो विश्व की जो सिलिकॉन वैली है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ेगा? अमेरिका, यूएसए में पड़ेगा, जो बच्चे विश्व की सिलिकॉन वैली है, विश्व की सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सबको मजा आया कि नहीं आया। देखो कितना आनंद आ रहा। आप पढ़ क्या रहे हो? अंतरिक्ष विज्ञान। और अंतरिक्ष विज्ञान आप सब बड़े अच्छे से बता सकते हो कि हमने बैंगलोर से इतने सवाल बता दिए, हमने विक्रम साराभाई की पत्नी से रिलेटेड भाई साहब ये बता दिए। मतलब 2 टॉपिक स्टैटिक जीके के चीर फाड़ के बराबर कर दिए, और रिवीजन मात्र 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर इस तरह पढ़ोगे
तैयारी क्या भाई साहब, तैयारी को लपेट मार दोगे, लपेटे मार दोगे, इतना मार दोगे उड़ा फेंक दोगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त जबरदस्त। हाँ तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। हाँ लाइक शेयर भाई साहब करते रहना, लाइक शेयर करते रहना बस। चलो आगे बढ़ते भी, अभी भाई साहब बहुत बढ़िया कंटेंट करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, लाइक और शेयर बस ठोकते रहना तुम सब। ठीक है चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना, बहुत ध्यान से आगे बात बताने जा रहा हूं। जब इसरो तुमने पढ़ लिया, अब बात आती है इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन। तो जब इसरो के चेयरमैन की बात आती है बच्चे, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसरो के चेयरमैन में सबसे पहला नाम पता किसका आता? सबसे पहला नाम आता है विक्रम साराभाई का, विक्रम साराभाई का। और आप सबको पता है 1962 में जब से वो समिति बनी, तब से उसके हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। और पेपर में सवाल आता है, मतलब 1963 से बन गए और कब तक ये बने रहे? जब तक इसरो भी बन गया, अंतरिक्ष विभाग बन गया। एक तरह से कह सकते हो 1963 से 1972 तक का बने रहे, जिनका नाम है विक्रम साराभाई। जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, पानी पी ले बालक, 1 मिनट, बस 1 सेकंड लगेगा। आवाज आ तो रही है, क्या झूठ बोल रहे हो यार? हाँ चलो क्लियर है। तो बच्चे विक्रम साराभाई चेयरमैन थे। अब यहीं पे पढ़ाता हूं यार, काहे परेशान करो। दूसरे नंबर पे बच्चे सतीश धवन, सतीश धवन दूसरे नंबर पे थे। और सतीश धवन बच्चे जो टाइम पीरियड था 1972 से 1984 तक थे, 1972 से 84 तक का। सबसे खास बात, सतीश धवन दूसरे नंबर पे नहीं थे, सतीश धवन तीसरे नंबर पे थे। एक व्यक्ति आए थे बीच में, जीके, ठीक है, जीके मेनन साहब, वो एक प्रकार से कह सकते हो कि बस कुछ महीने के लिए आए थे, तो उनको हम बीच में काउंट नहीं करते भाई साहब, इधर उधर छोड़ दो उनको। जो मेन है सतीश धवन, सतीश धवन का हमने टाइम पीरियड क्यों लिखा? पेपर में पता क्या पूछा गया? एसएससी सीजीएल में क्या पूछा गया? एसएससी सीजीएल में पूछा गया सबसे लंबा कार्यकाल किस इसरो चेयरमैन का रहा? तो आप सब बता सकते हो सबसे अधिक कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो आप बता सकते हो सतीश धवन का। लेकिन हम लोगों का दिमाग इतना बड़ा पागल है, वो कहता क्या है कि तुरंत ठोक देता है विक्रम साराभाई, क्योंकि विक्रम साराभाई दिमाग में बस इतना छपा रहता है ना कि भाई साहब, अरे विक्रम साराभाई तो भाई साहब अपने इसरो के जनक हैं, उन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल होगा, जबकि वो बात गलत है। विक्रम साराभाई इसरो के जनक है, मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं, मैंने बताया भी आपको जनक। लेकिन आप दिमाग रख लो आज से कि इसरो का सबसे लंबे चेयरमैन पद पर रहने वाले कौन है? तो आप कह सकते हो बच्चे सतीश धवन सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? इनका रहा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब बात समझ लेना। जो 9वें नंबर पे थे, 9th नंबर पे, उनका नाम है के सिवान। बहुत रो रहे थे जब मंगलयान मिस हुआ। के सिवान 9th नंबर पे थे। और ये बच्चे 2018 से 2022 तक इसरो के चेयरमैन रहे। लेकिन जब करंट का सवाल पूछा जाएगा तो 10वें नंबर पे जो बने हैं उनका नाम क्या है? के सिवान के बाद जो अभी बने हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। ये 10वें नंबर के हैं, एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ आप कह सकते हो बहुत अच्छे से, इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ ना वो 15 जनवरी 2022 से शुरू हो गया और 1 साल हो भी गया। तो आप कह सकते हो 15 जनवरी 2022 से टिल नाउ, मतलब अब तक 15 जनवरी 2022 से अब तक जो बच्चे बने हैं, अब तक वो कौन है? तो आप कह सकते हो एस सोमनाथ। इस प्रकार आप कह सकते हो इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान चेयरमैन है जिनका नाम है एस सोमनाथ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बात हम लोग करते हैं जबरदस्त तरीके से। बच्चे अंतरिक्ष की बातचीत चल रही है तो अंतरिक्ष की सारी चीजें जानते हैं। यहां पे आप लगा लेना अंतरिक्ष।
बहुत चीजें भाई साहब, बहुत बढ़िया कलेक्शन दूंगा आपको। अंतरिक्ष मतलब स्पेस। पेपर में पहला प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आप कह सकते हो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या याद कर लेना, ज्योग्राफी का सवाल है। कितने हैं? 89। फिर तुमसे कहा जाएगा सबसे बड़ा तारामंडल। 89 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है जिसका नाम है सेंटारस। क्या नाम है? सेंटारस। सेंटारस ये बच्चे सबसे बड़ा तारा है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। फिर यहीं पे तुमसे कहा जाएगा सबसे छोटा तारामंडल बताओ। तो सबसे छोटा तारामंडल याद कर लेना, क्रस। क्या नाम है? क्रस। सबसे बड़ा सेंटारस। क्लियर हो गई बात? जब अंतरिक्ष की बात आए, अंतरिक्ष की बात आ जाए, विश्व के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष गए, पहले व्यक्ति कहां के? विश्व के जो अंतरिक्ष गए, तो आप आराम से बता सकते हो अंतरिक्ष जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति जिनका नाम है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन बच्चे किस देश के निवासी थे? रूस, जिसको उस समय सोवियत संघ भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सोवियत संघ। क्लियर है? यहीं पर तुमसे कहा जाए, फिर विश्व लगा लेना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला विश्व की, उनका नाम है वेलेंटीना, वेलेंटीना टेरेस्टोवा। वेलेंटीना टेरेस्टोवा। और वेलेंटीना टेरेस्टोवा भी बच्चे रूस की ही महिला हैं जिन्होंने भाई साहब पहली बार अंतरिक्ष पे एक प्रकार से कदम रखा था। क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बात आती है अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति, तैरने वाले पहले व्यक्ति। तो तैरने वाले पहले व्यक्ति का नाम है एलेक्सी लिनोनोव। एलेक्सी लियोनोव। लियोनोव। तो एलेक्सी लिनोव बच्चे ये भी रसिया के हैं, ये अंतरिक्ष में पहले तैरने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात, अंतरिक्ष जाने वाले भारत, अब बात आ गई भारत की। तो भारत में जब सवाल आ जाएगा तो बच्चे जब तुमसे सवाल कहा जाएगा पहली महिला बताओ अंतरिक्ष जाने वाली, तो बच्चे सबको पता है भारत की तरफ से जो पहली महिला गई हैं वो पहली बात तो भारतीय मूल की थी। पूरी तरह भारत की नहीं थी, लेकिन भारतीय मूल की जरूर थी। और भारतीय मूल की थी, उनका नाम था कल्पना चावला। अमेरिकी मूल नागरिक थी जिनका नाम था कल्पना चावला। बच्चे कल्पना चावला का सवाल बहुत बढ़िया पेपर में यह आता है कि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, तो वापस आते समय इनका बच्चे एक प्रकार से कह सकते हो यान जो है वो क्रैश हो गया। वो यान जो है क्रैश हो गया। तो एक प्रकार से कह सकते हो इनकी वापस आते समय मृत्यु हो गई। और मृत्यु जो इनकी हुई 1 फरवरी सन 2003 में। तो इस प्रकार कल्पना चावला की डेथ हो गई। और यहीं पे कह सकते हो कल्पना चावला किस यान से वापस आ रही थी? तो आप कह सकते हो कोलंबिया शटल। कोलंबिया शटल ये यान का नाम है। कोलंबिया शटल जिसको कहते हैं STS-107। कोलंबिया शटल STS-107 से ये वापस आ रही थी। क्लियर हो गई बात? चलो, तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से बात समझना। ये हो गई पहली महिला भारत की तरफ से जो अंतरिक्ष गई थी, लेकिन लौटते समय इनकी रास्ते में मृत्यु हो गई, इनके यान एक प्रकार से क्रैश होने की वजह से। क्लियर हो गई बात बच्चे? अब बहुत अच्छे से याद कर लेना पहले पुरुष कौन है। पहले पुरुष कौन है जो बच्चे अंतरिक्ष गए? पहले पुरुष कौन है जो अंतरिक्ष गए? तो पहले पुरुष का नाम याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है? उनका नाम है 3 अप्रैल 1984 को। और अंतरिक्ष जाने वाले पहले पुरुष का नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और सबसे खास बात,
जब पेपर में सवाल आता कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो बच्चे राकेश शर्मा तब भी आंसर में लगाया जाता है, तब भी आंसर में राकेश शर्मा लगाया जाता है। इस प्रकार आप बता सकते हो। और राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे और इनके जो यान का नाम था, इनके जो यान का नाम था वो भी लिख लेना, सोयूज T2। क्या नाम था? सोयूज T2। सोयूज T2 नामक यान से बच्चे एक प्रकार से राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे, ठीक है, जो कजाकिस्तान के बैंकाऊर से उड़ान इन्होंने भरी थी। तो इस प्रकार आपको यह बात पता चल गई। लोग कह रहे हैं CHSL, CGL, MTS, भाई साहब ये सब सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूं गारंटी यही तो सवाल आते हैं, यही तो सवाल आते हैं। तब ढूंढते फिरते हो, तब जहां पे स्लाइड चल रही होती है तो स्लाइड में टिक्कम टिक खेला करते हो। अरे भाई टिक्कम टिक खेलो, लेकिन पहले उसका ज्ञान तो अर्जन कर लो। अगर एक कहावत है, एक IPS महिला ने कहा था कि आपके अंदर तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे ही कोई सवाल मिले GS का, तुम्हारे दिमाग से रॉकेट की तरह आंसर आ जाए खट से। तुमसे कहा जाए भारत जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा कब? 3 अप्रैल 1984। पहली महिला कल्पना चावला, मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003। कौन से यान से? कोलंबिया शटल STS 107। लपेटम लपेट, मामला फेट। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबको बिल्कुल दिल से समझ में आ गया होगा। सारे एग्जाम के लिए रामबाण क्लास, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एकमात्र क्लास कह सकते हो। मैं कोई स्पेशली परीक्षा नहीं, सारी परीक्षाएं काउंट कर दी इसमें। ठीक, अंतरिक्ष इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ने से मौका ही नहीं मिल रहा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ने से मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप सब कह सकते हो। SSC कह रहे हैं, SSC स्टैटिक पूछ रही है। आदित्य बच्चा तू पागल है, पता कैसे? पागल पता कैसे? वहां पर क्या है, अब भाई साहब मैं एक स्टैटिक जीके की पूरी PPT तैयार करता हूं, मैं पूरी तैयार करता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब उसमें मैं लिखता हूं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले नागरिक व्यक्ति, बताओ टिक, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्तोवा। अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारत के व्यक्ति, पहली महिला। और कुल तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? अरे भाई यही तो स्टैटिक जीके है, यही तो स्टैटिक जीके है। तो कहने का मतलब है मेरे लाल, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि बच्चे मूर्ख कैसे बनाया जाता है, तुम खुद सोचो। अब तुम कहो कि सर जी मैंने ये पन्ने 7 भरे, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना, 7 पन्ना, ठीक, 7 पन्ना भरे, लेकिन 7 पन्ने में हम कम से कम यहीं पर 60 से 70 सवाल बना के रख देंगे, 60 से 70 सवाल बना के रख देंगे। फिर भाई साहब नहीं कर पाओगे कुछ। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप ये सोच रहे हो ना कि हमको क्वेश्चन वाला चाहिए, स्ट्रैटेजी वाला चाहिए। हमें भी तो पूछ सकते शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस पुस्तक में है? उस पुस्तक नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। 5वां वेद किसे कहते हैं? नाट्यशास्त्र को। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से। कथकली का केरल से। मोहिनीअट्टम का केरल से। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य उत्तर कथक। फिर इधर आ जाओ, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। इसरो का मुख्यालय कहां पे? बेंगलोर। इसरो का गठन कब हुआ? 1969। इसरो का फुल फॉर्म बताओ, इसरो के जनक बताओ। बस सिलिकॉन वैली कहां है? बेंगलोर। विश्व की कहां है? सैन फ्रांसिस्को। आईसी चिप का प्रयोग कौन सी चिप जनरेशन में? तीसरी जनरेशन में। तो कहने का मतलब है दिमाग लगाओ। और आर्मी जो बच्चे तैयारी इधर उधर भटक रहते हैं ना, अगर आप मेरी क्लासेस पढ़ लो, एक बार ये नोट्स बना के पढ़ो। मैं आपको इतना लपेट देता हूँ इसमें जीएस में कि भाई साहब आप अगर एक बार इसको रिवीजन कर लो ना तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आपको बस इतना काम करना है कि आपको बस शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से नोट्स बना पढ़ना है बस। ठीक है, और अभी नोट्स अगर बनाओगे तो मैं बता रहा हूँ आपका 2 से 3 पन्ना भर गया होगा।
ठीक है, इसको बस रिवाइज कर लो, काम खत्म। ठीक, देखो सवाल बनाने का मेरे पास बहुत सारा सवाल है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है बच्चे? एनी परसेंट दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बच्चे बहुत अच्छे से हाँ बहुत बढ़िया, सब बस। तो दिमाग से चलो, कोई कभी टेंशन नहीं होगी, और दिमाग से नहीं चलोगे टेंशन है टेंशन। ठीक है, चलो अब बच्चे यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कुछ अंतरिक्ष एजेंसी की जो पेपर में सवाल पूछते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी की, तो अंतरिक्ष एजेंसी के जब सवाल पूछता है ना, तो सबसे पहले कहता है इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो बच्चे को रटा है, क्या नाम है? इसरो। और इसरो के बारे में अब ज्यादा हमें डिस्कस करना भी नहीं, बहुत डिस्कस कर दिया। ठीक, फिर तुमसे कहेगा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताओ। बच्चे को पता होना चाहिए नासा। अब पेपर में इतना बढ़िया सवाल आता है ना कि नासा का फुल फॉर्म बताओ, तो तुम लोग सोचते हो कि फुल फॉर्म रट डाले नासा आ जाएगा, घंटा आ जाएगा भाई साहब। नासा पढ़ लो, अंतरिक्ष में नासा पढ़ डालो, काम खत्म। तो फुल फॉर्म में काहे चिपकने जाओ, जो चीज़ जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे आप कर डालो। ठीक है, इधर उधर भाई साहब आप जाने का हो सकता ही नहीं। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा सजग हो जाओ, आप बहुत दूर तक जाओगे, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, नासा का जब फुल फॉर्म पूछा जाएगा ना, तो देखो क्या होता है। तो नासा का जब फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है यूएसए की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो आप कह सकते हो बहुत अच्छे से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अब ए से क्या बन जाएगा? एजेंसी। तो आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे हमने दो शब्द लिख दिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक एजेंसी। और जबकि लोग बच्चे क्या बता ले जाते हैं, सब लोग ये बता ले जाते हैं कि एजेंसी सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही है। ठीक है, अब तुमको यहां पर ये चीज डिसाइड करनी है जो पेपर में यहां पे सवाल बनता है। और लोग क्या बताते हैं इसको, अब आप, मैंने दोनों शब्द लिख दिए, ज्यादातर लोग क्या लगा देते? एजेंसी, क्योंकि एजेंसी उनको आसान लगती है, जबकि एजेंसी शब्द नहीं होता, इतना फुल फॉर्म तुम्हारा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये करेक्ट फुल फॉर्म है। और जब 4 ऑप्शन आते, एक में लिखा होता है, तो बच्चे आप आराम से कह सकते हो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, तो उसको हम लोग बताया करते हैं स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो कभी ध्यान देते नहीं, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पसंद करते जो हमें आता है, बस उसके अलावा हम पढ़ना पसंद नहीं करते। बच्चे पेपर में सवाल आता है, नासा का गठन कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन हुआ। नासा के फाउंडर कौन है? तो नासा के फाउंडर हैं जिनको कहते हैं आइजनहावर। ये नासा के फाउंडर हैं। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जैसे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कह सकते हो बेंगलोर में। इसी प्रकार नासा का हेडक्वार्टर, तो आप सब कह सकते हो वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुख्यालय है। फिर तुमसे कहा जाएगा नासा का पहला उपग्रह कौन सा था, कौन सा सैटेलाइट है जो भेजा गया? तो उसका नाम था प्लूटो नामक सैटेलाइट सबसे पहले नासा ने भेजा था, प्लूटो नामक सैटेलाइट। जैसे भारत का पहला उपग्रह आपको पता होना चाहिए, अभी हम बताएंगे तुमको, आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। उसी प्रकार नासा का प्लूटो। क्लियर है? हाँ, जो वाशिंगटन डीसी है ना बच्चे, आप सबको होना चाहिए, ये यूएसए की कैपिटल है। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? तो अमेरिका की राजधानी का नाम है बच्चे वाशिंगटन डीसी। और डीसी का फुल फॉर्म याद कर लेना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया।
तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किसका फुल फॉर्म है? डीसी का। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये बात पता चल गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिनेश मोरल सर यूपीएसआई में सिलेक्टेड, ज्वाइनिंग लेटर आ गया और जो है, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका जो आगे वाला जीवन हो तो बहुत उज्जवल भविष्य आपका हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, हाँ हाँ चलो जबरदस्त। तो इतनी बात आपको पता चल गई। नासा की एजेंसी कहाँ की है? यूएसए की। और नासा के बारे में हमने आपको बता दिया। एजेंसी शब्द लास्ट में नहीं लगता बच्चे, याद कर लेना। अरे मेरे लाल कमल सिंह हडसन रिवर नहीं होता, देखो याद मत दिलाया करो भाई, फिर मन हो जाता कि हम सबको तुमको पढ़ा डाले। न्यूयॉर्क सुने हो? न्यूयॉर्क जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर या बिग एप्पल सिटी कहते हैं, तो यही पेपर में आता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो आप बता सकते हो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक, तुमसे अगर कहा जाए वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? पोटोमैक नदी किनारे। तुमने सोचा गलत कर लेते हैं, सर जी खुद ही देखेंगे और दोनों सवाल आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। बहुत पेपर में पूछा था। विश्व की सबसे बढ़िया एजेंसी कौन सी है? नासा। और मैं आपको बता दूं, नासा जो एजेंसी विकसित एक प्रकार से कह सकते हो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसमें बहुत सारे तो भारतीय वैज्ञानिक हैं। और अगर नासा के सारे भारतीय वैज्ञानिक अपने इसरो आ जाएं, इसरो में, तो भारत अंतरिक्ष में नंबर 1 हो जाए, क्योंकि वहां पर अपने भारतीय वैज्ञानिक हैं। पढ़ लिख कर भाई साहब विदेश चले जाते, क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा मिलती है, यहाँ सैलरी कम मिलती, तो पैसे के चक्कर में भाई साहब मामला हो जाता है। ठीक है, चल तो देखो पैसा कमाओ, अपने घर से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा है यार। चलो, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। और जाक्सा का याद कर लेना बच्चे, फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये बच्चे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इंडिया की हो गई इसरो, यूएसए की हो गई नासा, जापान की हो गई जाक्सा। तो इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अंतरिक्ष एजेंसी का भी समझ में आ गया। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना है। ठीक है, हाँ सवाल क्या है सुन लो। प्रथम भारतीय उपग्रह कब भेजा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह कब भेजा गया? ठीक, यह सवाल आपको कहां पे बताना है? कमेंट बॉक्स में। बच्चे जब क्लास ओवर हो जाए तब। और यह भी बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। डेली शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे आपको जुड़ना है और जबरदस्त तरीके से बैटिंग करनी है जीएस में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता और बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। सही है। चल सर आपसे पढ़कर दिल ही नहीं भरता, मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ चल, तो बच्चे उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत प्यार से जबरदस्त तरीके से। अरे भाई स्माइलिंग बुद्धा देखो, पोखरन ये परमाणु परीक्षण चले गए। परमाणु भाई साहब परमाणु विज्ञान अभी नहीं पढ़ा रहा था,
अभी मैं आपको पढ़ा रहा था अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, चलो तो साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, और आपको जरूर बताना है जितने लोग हो कि आपको क्लास कैसी लगी, और सब लोग अपना वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मैं आपको बता दूं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ठीक है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, और यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज में जाओगे। कहाँ पर? फ्री कोर्स में जाओगे तो आपको ये क्लास की अभी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक, इस क्लास की। और जिन बच्चों को पूरा लूसेंट का कोर्स कंप्लीट चाहिए हो, तो लूसेंट बैच 2.0 18 महीने की वैलिडिटी के साथ पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव भी हैं, चलती हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, ये कूपन कोड आप लगा लोगे तो इस कोर्स को आप आराम से 1600 रुपये में ले सकते हो। 100 रुपये से कम महीने पढ़ाई पे पूरी जीएस अपने अंडर में कब्जे में कर लेते हो। ठीक है, तो साथियों विदा लेता हूँ, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और कल शाम को 7 बजे उपस्थित होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भैया लाइक करना मत भूलना, जिनका जिनका लाइक रह गया हो।